नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे वैदिक काल। दोस्तों, वैदिक काल से एसएससी, यूपीटी, रेलवे जैसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहा गया। तो दोस्तों, वैदिक काल को वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी काल में वेदों की रचना हुई थी। वैदिक काल वैदिक काल को वैदिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय वेदों की रचना हुई थी। और वेद जो है दोस्तों, वो हम लोग का चार है। पहला है ऋग्वेद। और दूसरा दोस्तों है सामवेद। और चौथा है यजुर्वेद। तीसरा यजुर्वेद। चौथा है दोस्तों हम लोगों का अथर्ववेद। ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर दोस्तों, इन तीनों को मिलाकर इसको बोलते हैं वेद त्रयी। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा वेदों को। और अब स्टार्ट करते हैं वैदिक काल को कैसे पढ़ना है और इसका कालखंड क्या था उसको समझेंगे। तो दोस्तों, वैदिक काल को आसानी से समझने के लिए इसको हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला हम लोग का होने वाला है पूर्व वैदिक काल। काल या ऋग्वैदिक काल। दोस्तों, इसका जो समय था वो है 1500 बीसी से 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य। और जो दूसरा चरण हम लोग का होने वाला है दोस्तों, वो होगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। इसका समय दोस्तों 1000 से 600 बीसी के मध्य है। 1000 से 1000 बीसी से 600 बीसी तक। अब दोस्तों, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का परिचय और उसके समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्व वैदिक काल को। दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में पहले हम लोग जानेंगे कि आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे। तो दोस्तों, पहले हम लोग जानेंगे कि आर्य कौन थे और ये कहाँ से आए थे। तो दोस्तों, बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे और भारत में लगभग 1500 बीसी पूर्व आए थे। तो आर्य
कौन थे? दोस्तों, आर्य जो थे मध्य एशिया, जो अफगानिस्तान और कजाकिस्तान के आसपास में के निवासी माना जाता है। और आल्पस पर्वत यहाँ इन लोगों का ऐसा माना जाता है कि अस्थायी जो जीवन था वो आल्पस पर्वत और काला सागर के पास के लोग थे। और वहां से उन्होंने इन लोगों ने लगभग 3500 से लेकर 3500 से धीरे धीरे ये लोग अपना उधर कोई कारण तो नहीं पता चलता है कि ये लोग वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर और दूसरे देशों की तरफ चले। हो सकता है कोई अकाल आ गया हो या फिर युद्ध छिड़ गए हो आपस में, या कोई भी कारण हो सकता है, क्लियर पता नहीं चल पाता है। लेकिन 3000 या से 3500 के मध्य ये लोग वहां से अपना स्थान ऐसा माना जाता है कि छोड़ने छोड़ने लगे। और 2000 के आसपास में ये लोग कजाकिस्तान के आसपास ये लोग आए। और लगभग 2000 BC के मध्य में, और 1500 BC में ये लोग अफगानिस्तान के रास्ते हुए हुए होते हुए हिंदू हिंदू कुश पर्वत के माध्यम से ये लोग भारत में प्रवेश करते हैं, लगभग 1500 BC के मध्य। दोस्तों, जब ये लोग भारत में प्रवेश करते हैं, भारत में तो दोस्तों इसी रास्ते से ये लोग इधर भारत में आते हैं। और जब भारत में ये लोग प्रवेश करते हैं तो यहाँ के जो लोग स्थानीय निवासी थे उनको दास और दस्यु कहा गया है। दोस्तों, एक पूछा जाता है क्वेश्चन में दास और दस्यु को कि जब आर्य लोग भारत आए थे तो उनका सामना किससे हुआ था? तो दास और दस्यु नामक स्थानीय निवासी थे, इनसे इन लोगों का सामना होता है। और जब सामना होता है दोस्तों तो ये लोग दास और जो दस्यु थे ये चाहते नहीं है कि आर्य यहाँ पर बसे या यहाँ पर आए। तो इन लोगों में दास और दस्यु जो थे ये आर्य के विरोधी माने जाते थे। इनसे इन लोगों का युद्ध होता है। आर्यों से आर्यों से जो इनका युद्ध होता है, तो आर्य जो थे उस समय बहुत ताकतवर थे, घोड़े से आए थे और युद्ध में माहिर थे। वो लोग इनको स्थानीय लोगों को हरा देते हैं। जब स्थानीय लोगों को हरा देते हैं तो वो लोग अब यहाँ पे बसना स्टार्ट करते हैं। और अपना जब ये लोग पहली बार बसना शुरू किए तो इनका जो निवास स्थान हुआ वो सप्त सिंधु के क्षेत्रों में हुआ था। सप्त सिंधु क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं हम लोग। तो सप्त सिंधु क्षेत्र दोस्तों इसको बोला जाता है जहाँ पे सिंधु नदी और उसके साथ आने वाली 7 नदियों का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है सप्त सिंधु क्षेत्र। जैसे यहाँ से ये सिंधु नदी है और झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज सतलुज है। और इधर जो है हम लोगों का एक थी सरस्वती नदी जो अभी भी लुप्त हो चुकी है। सरस्वती, इधर सिंधु, झेलम,
चेनाब, रावी और एक ब्यास और एक सतलुज और ये जो है सरस्वती नदी। इसी क्षेत्रों को दोस्तों, इसी को सप्त सिंधु क्षेत्र बोला जाता है। पहली बार उन्होंने यहीं पे अपना अस्थायी निवास बनाया, यहीं पे बसने लगे। और दोस्तों जो आर्य थे वो लोग एक भाषी लोग थे, और वो लोग जो भाषा बोलते थे उसका वो आर्यन इंडो आर्यन भाषा का उपयोग करते थे। ये दोस्तों ये भाषा अभी रूपांतरण के रूप में रूपांतरण होकर अभी भी ईरान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान में उपयोग की जाती है। इसलिए ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से ही आए थे। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे। अब हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक समाज की, इनका आर्यों का समाज कैसा था और कैसे लोग रहते थे, सामाजिक व्यवस्था के बारे में समझते हैं। तो देखते हैं ऋग वैदिक समाज के बारे में। ऋग वैदिक समाज दोस्तों जनों में बटा हुआ था। जो समाज था इस समय वो जन में बटा हुआ था। जन दोस्तों उसको बोलते हैं जैसे ट्राइब्स थे, अपना अलग अलग गुट बना के रहते थे, ट्राइब्स। और इनका एक राजा हुआ करता था। हर एक जन का अपना राजा था, उसको बोलते थे राजन। दोस्तों राजा था वह पूर्ण रूप से शक्तिशाली नहीं था। इसकी सहायता के लिए राजा की सहायता के लिए दो संस्थाएं बनाई गई थी, जिसको बोला जाता है सभा और समिति। सभा और समिति। सभा और समिति दोस्तों राजन की मदद करते थे और बताते थे कैसे समाज को ठीक से चलाना है। और दोस्तों जंग जो था वो उस समय का बड़ा एरिया था, और उससे छोटा जो था वो था विश। और विश से छोटा जो था वो था ग्राम। और ग्राम से छोटे जो थे वो थे गृह या कुल। जन जो थे दोस्तों उसको मान लीजिए जैसे आज के जनपद हैं, ये इन्हीं जन से बना है। तो उस समय को ऐसा माना जाता है कि एक जनपद जो आज राज्य के रूप में है वो उस समय जनपद था। और जो विष है इसको समझने के लिए ऐसा मान लिया जाता है कि ब्लॉक की तरह था। और जो ग्राम है आज का ग्राम वो वैसे ही हुए करते थे, छोटे छोटे। और ये जो था ये घर था, जैसे आज सबका अपना अलग अलग घर होता है उसी प्रकार से
ये सबसे छोटी इकाई थी उस समय की, सबसे छोटी। और सबसे बड़ा जो था वो जनपद था, जन था। दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृ सत्तात्मक था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो वो था पितृ सत्तात्मक। समाज जो था पितृ सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक का मतलब वो होता है दोस्तों, जहाँ पुरुष का वर्चस्व ज्यादा हो और जो देख रेख करते हो समाज का वो पुरुष ही करते हैं। लेकिन इस समय महिलाओं की जो दशा थी, महिलाओं की दशा वो बेहतर थी। महिलाओं की दशा अच्छी। इस समय महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थी दोस्तों। ऋग्वैदिक समाज में दोस्तों महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। महिलाओं को शिक्षा का। और दोस्तों, महिलाएं जो थी, जो का राजन के सहायता के लिए दो समितियां बनाई गई थी, सभा और समिति। उसमें महिलाएं जो थी भाग ले सकती थी, सभा और समिति में। दोस्तों, महिलाएं जो थी सभा सभा और समिति में भाग ले सकती थी। तो दोस्तों, अब हम लोगों ने देख लिया ऋग्वैदिक समाज के बारे में, और अब हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा ऋग्वैदिक के सामाजिक व्यवस्था और उनके राजनीतिक व्यवस्था आदि के बारे में, और आर्यों के आगमन और उनके विस्तार के बारे में देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे आने वाली सभी क्लासेस आप तक और आपके दोस्तों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।